हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल कंपटीशन फाइटर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा डे 1 है और हम अपना प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों की आज आप लोग बेहतरीन पकड़ करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को मिलेगी एक एग्ज़ाम में एक मजबूत पकड़। अगर आप भी चाहते हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम अपना करीब ही आ चुका है, इनको क्रैक करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इनके अलावा जो भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनका भी आप क्रैक करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो प्लान आपके लिए मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि पहले दिन मैं क्या करूँगा, आपको इंग्लिश पढ़ाया करूँगा पहला में, फिर उसके बाद मैं मैथ पढ़ाया करूँगा, फिर पूरे दिन का लास्ट में करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दिया करूँगा। करंट अफेयर्स को आप एक स्टैटिक जी के साथ अगर लिंक करके पढ़ेंगे तो सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को अगर आप स्टैटिक जी के साथ लिंक नहीं करते हैं तो रट्टा मार मार के परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं पाएंगे। और ज़्यादातर करंट जो आता है ना, मैंने ये सारे एग्जाम्स में जो नोटिस किया है कि ज़्यादातर जो करंट आपका आएगा वो सारा करंट आपका स्टैटिक जीके से रिलेट करेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जैसे मान लो असम के कोई नए चीफ मिनिस्टर बने, तो उन नए चीफ मिनिस्टर का नाम तो आना ही है, उनके साथ में असम का हो सकता है नेशनल पार्क आ जाए, असम का हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाए। मतलब कि थोड़ा सा अगर आप रिलेट करेंगे तो आप वहाँ का करंट और स्टैटिक दोनों को एक बेहतरीन तरीके में पढ़ सकते हैं, और उस बेहतरीन तरीके को मैं कंपाइल करके आपके सामने लेकर आया हूँ। मैं भी खुद ही एक MPPSC एस्पिरेंट हूँ और मैं आपको चाहता हूँ कि आपकी तैयारी बेहतरीन करवाऊँ, क्योंकि प्रीवियसली मैंने सारे एग्ज़ाम दे रखे हैं एयरफोर्स का, और देता रहता हूँ मैं एग्ज़ाम ये वाले SSC GD का, और ये सारे एग्ज़ाम मैं देता रहता हूँ। तो मुझे पता है कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता दिया था कि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप लोगों के पास 3 हथियार होने बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो आपका हथियार होगा क्या होगा, पहला आपका हथियार होगा वो होगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस अगर आपके हाथ में नहीं है तो फिर आप समझ लो कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, फालतू में घूम रहे हैं। दूसरा आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तीसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो है हार्ड वर्क, क्योंकि इन दोनों चीज़ों को कंपाइल करने के बाद जो आपके लिए में रह जाएगा वो हार्ड वर्क, और वो मैं आपके साथ में करने के लिए तैयार हूँ। बस तैयार हैं अगर आप, तो आज से आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और बहुत जल्द मैं एक पेड बैच भी लेने आने वाला हूं, जिसमें मैं आपकी गारंटी लूँगा, और मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप लोग पास कर ही जाएंगे एग्ज़ाम। तो जब मैं पेड बैच लेके आऊँगा तब मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूँगा, ठीक है ना। वो अपना पेड बैच जो होगा वो जूम पे चला करेगा, क्योंकि मुझे ना एक्सपीरियंस है कि किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो मैं वो आपको स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन जब मैं आपको बता दूंगा कि यही क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप और अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। और मेरा ये दावा है कि आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, बस अपनी मेंटलिटी टफ़ हो चुकी है कि यार एग्ज़ाम टफ़ है। तो इसलिए एग्ज़ाम टफ़ नहीं है, मैं इस बात को बार बार कहूँगा, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी मेंटलिटी बदल दीजिए और एग्ज़ाम के प्रति ये समझिए कि बिल्कुल सरल आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप हमारे साथ जुड़िए और पढ़िए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश, मैथ्स, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों चीज़ें मैं ये पहले दिन पढ़ाया करूँगा। फिर अगले दिन जो वीडियो आया करेगी मैंने उसमें इंग्लिश, फिर मैथ्स की जगह रीजनिंग आया करेगी, क्योंकि एक दिन मैथ्स चलेगा एक दिन रीजनिंग चलेगा, ओके ना। जिससे आपका टाइम बचेगा और आप बढ़िया अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरे दिन रीजनिंग आया करेगा, हो सका तो मैं मैथ्स का अगले दिन प्रैक्टिस वीडियो लाया करूँगा, ओके। और करंट अफेयर स्ट्रेटजी के रोज़ चलना है, क्योंकि ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम को जितना हो सके सेव करिए। मैराथन्स को अवॉइड कीजिए, मैराथन्स बहुत ज़्यादा आपका नुकसान करते हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटे के आपने 4 मैराथन्स ली, एक आपने लिया इंग्लिश का, एक रीजनिंग का, एक मैथ का, एक अलग करंट अफेयर्स का लिया। 1.5 घंटे का मैराथन भाई करंट अफेयर्स का ले रहे हैं आप। भाई MPPSC का एग्ज़ाम नहीं क्रैक करने वाले हैं, आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना है जो बिल्कुल ही सादा सिंपल है, सरल है, अपने स्वभाव में एकदम सिंपल है। तो उसको क्रैक करने के लिए आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको टू द पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप फालतू में इधर उधर ना घूमिए, मेरी बात मानिए। तो आप सबसे पहले अपना टाइम सेव करिए, जो 4 से 6 घंटा आप मैराथन्स में डाल रहे हैं। 15 से 20 मिनट की मैं वीडियो लाया करूँगा, उसको आप देख लीजिएगा डेली और प्रैक्टिस कीजिए जम के। आप अगर आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स वगैरह जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाया करूँ वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन करने के बाद में आप वहाँ से हमारे नोट्स वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, और प्रैक्टिस सेट भी उधर में दिया करूँगा, उनको भी कर पाएंगे, ओके ना।
कुछ दिनों बाद मैं अपना एक लाइव सेशन भी लाया करूँगा जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन आंसर कर पाऊँ, ताकि मैं आपको ट्रैक कर पाऊँ कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस हो रही है। ओके ना। तो आज मैं आपको पहला टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ वो इंग्लिश से है, आर्टिकल्स का, ठीक है ना। और प्रैक्टिस भी उसका बढ़िया तरीके से बेहतरीन करवाऊँगा कल, क्योंकि आज आप लोग आर्टिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे लूसेंट है, लूसेंट में बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगर आप उसको पूरे पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप उन्हीं रूल्स में खो जाएंगे। भाई यार ये वाला रूल्स, इसके बाद ये वाला रूल्स। तो इसलिए बेहतर ये है कि कम रूल्स को पढ़िए और उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद में जो रूल्स आपको याद हैं वो तो क्लियर हो ही जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। जो याद नहीं है वो प्रैक्टिस के सहारे आपको दिमाग में घुस जाएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ओके ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब आप एक काम और कीजिएगा, जो अपना सिलेबस वगैरह है उसको देखिए, ठीक है। जो भी आप एग्जाम देने वाले उसका सिलेबस देखिए आज ही, और प्रीवियस ईयर देखिए कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगला हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि है अपना चैप्टर आर्टिकल्स। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको बताने जाऊंगा, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हों शायद, दो टाइप के आर्टिकल होते हैं, जिसको आप पहले नंबर पे कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल्स। एक बात को ध्यान रखिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए। कल मैं आपको एक बुक बता दूंगा, उस बुक से आप रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके साथ मैं भी प्रैक्टिस कराया करूँगा उसी बुक से। तो आप अपने आंसर्स को कंफर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरा यह क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, ठीक है। तो जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि भाई डेफिनेट मतलब ये एकदम डेफिनेट है, उसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट होता है द, और इनडेफिनेट होता है ए एन। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर थोड़ा बात करते हैं। देखिए डेफिनेट द क्यों होता है। आप उन लोग जब भी किसी इंसान से कहेंगे कि भाई जा और उस दरवाजे को बंद कर दे, तो वो लोग कहेंगे जैसे कि आप सपोज करते हैं एक कोई पर्सन है आयुष, तो आयुष गो एंड क्लोज द डोर, स्पेसिफिक डोर, क्लोज द डोर। लेकिन अगर मैं उसी की जगह पे कहूँ, जैसे मेरे घर में 10 दरवाजे हैं और मैं कहूँ कि कोई एक दरवाज़ा जा और बंद करा, तो मैं उसके लिए क्या कहूँगा, आयुष क्लोज आ डोर, एक डोर को जाके बंद करा। मुझे कोई मतलब नहीं है कौन सा डोर तू क्लोज कर रहा है, कौन सा नहीं। ओके, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही इसी पर बेस्ड है, जिसको आपको पढ़ाया नहीं जाता है। तो आप इस बात को समझिए कि अगर मैं किसी एक दरवाज़ा जो कि स्पेसिफिक है, किसी एक पेन जो स्पेसिफिक है, उसको उठाने के लिए कह रहा हूँ, आयुष गो एंड पिक अप द पेन, पिक अप द पेन एंड गिव इट टू मी। ओके, आयुष गो एंड क्लोज द फैन, स्पेसिफिक फैन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक पर्सन है मेरे सामने, दूसरा बैठा हुआ गौतम, तो मैं उससे कहता हूँ गौतम क्लोज द डोर, आयुष गो एंड ओपन द डोर, आयुष गो एंड ओपन आ डोर, एक डोर को ओपन करते। मुझे नहीं मतलब कौन सा डोर तो ओपन करने वाला है, कोई भी एक डोर जाके ओपन करते। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट जो कि है ए और एन। ए और एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिए। ए और एन का प्रयोग जब भी किया जाएगा वो किया जाएगा सिंगुलर नाउन प्लस काउंटेबल हो। सिंगुलर नाउन होना चाहिए पहले, तो पहली कंडीशन क्या है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, काउंटेबल होना चाहिए। आई होप आपको पता होगा सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। जो एक चीज़ है वो सिंगुलर है, जो दो चीज़ हैं या फिर दो से ज़्यादा है तो उसको आप प्लूरल कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सिंगुलर कौन से अपने एग्जाम्पल हो सकते हैं, बॉय, गर्ल, काव एक्सेट्रा। काउंटेबल में अपने कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, यही चीज़ काउंटेबल है। इसको यहाँ पे लेके कॉपी पेस्ट मार दो। बॉय जो कि एक काउंटेबल नाउन है, गर्ल जो कि एक काउंटेबल नाउन है, काउ जो कि एक काउंटेबल नाउन है। ऑल थिंग्स आर काउंटेबल। ओके, अब आप पूछेंगे भाई इसमें अनकाउंटेबल कौन सी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो समझिए अनकाउंटेबल नाउन कौन सी चीज़ें होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन में आपका आएगा चौक। आप कुछ
जो वर्ब जो कि नाउन होती हैं, जो कि अनकाउंटेबल होती हैं, उनका मैं लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम लिंक डला है, उस टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन का मैं लिस्ट डाल दूंगा। वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डालूंगा, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओके, तो चौक, चौक का चौक ही रहता है, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता वही है अनकाउंटेबल नाउन। दोबारा रिपीट कीजिए, जिसका प्लूरल नहीं बन सकता वही अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। ओके, तो चौक हो गया, दूसरा एग्जाम्पल पेन हो गया, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। तो मैं आपको ये सब टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम से देख लीजिएगा और डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ओके, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि सीप का प्लूरल नहीं बनता, सीप का सीप ही रहता है। ओके, ऐसे करके कोई और भी एक्सेप्शंस हैं। उन एक्सेप्शंस को मैं अभी आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपको ये सारे एक्सेप्शंस नाउन के चैप्टर में कवर कर दूंगा। ओके, सो ट्रस्ट ऑन मी और मेरे साथ बने रहिए। अब जो दा का पहला यूज रहेगा वो क्या रहेगा? दा का जो पहला यूज रहने वाला है वो रहने वाला है, जो आपने बहुत ही टाइम से पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले। अब आप पूछेंगे भाई सुपरलेटिव डिग्री के बारे में थोड़ा बता। तो सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जैसे वहाँ आपने लिखा है कोई एडजेक्टिव, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। जो ये EST लगा वाला एडजेक्टिव है ना, इसको अपन लोग कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो इसको अपन लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। इसी के आगे दा का यूज किया जाता है, तो द स्वीटेस्ट। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं? रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। ओके, अब अगला जो रूल है उसका आपको ध्यान रखना होगा। वो कहें तो एक एक्सेप्शन है सुपरलेटिव डिग्री का, जो कि शायद आपने अभी तक ना पढ़ा हो, क्योंकि आपने यही पढ़ते आए हैं और वही मैं पढ़ाने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये एक्सेप्शन ध्यान रखना है। एक्सेप्शन क्या है? जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो पजेसिव एडजेक्टिव लगने के बाद सुपरलेटिव डिग्री में कभी दा नहीं लगता है। मतलब पजेसिव एडजेक्टिव लगने के बाद सुपरलेटिव डिग्री में दा कभी नहीं लगता है। अब पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हो गए? जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स and there. These all are possessive adjective. I hope you have understood this. All are possessive adjective. For example, this is my best car. Possessive adjective आया ये वाला possessive adjective यहाँ पे आया, इसमें बेस्ट लगा हुआ है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है। आपने पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट लगा हुआ है मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है। तो इसमें अपन लोग अगर लिखना चाहें दिस इज़ माई द बेस्ट कार, तो ये नहीं लिख सकते। एक और ध्यान रखिए, द हमेशा उस जगह प्रयोग होता है जो कि सुपीरियर है, सारी चीज़ों में सुपीरियर है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि द हिमालय इज़ द हाईएस्ट पॉइंट। द हिमालय कहा ना मैंने, तो द हिमालय क्यों कहा? क्योंकि उस जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, समझे। और इसमें यह कह दिया माई बेस्ट कार, मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास जो है उसमें बेस्ट है। समझ रहे हैं ना आप? आपके पास है उसमें बेस्ट है, मतलब ये सब में सुपीरियर नहीं है। जब सब में सुपीरियर की फीलिंग आए कि सब चीज़ों में सुपीरियर है, तब आता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्यों लगता है आप इससे ही समझ गए होंगे, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का ही मतलब होता है सुपीरियर, मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं। तो आप जब रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर, जब सब में रोज सबसे अच्छा और अच्छी सुगंध देने वाला फ्लावर है, तो फिर बात ही नहीं उठती दूसरे फ्लावर की। तो फिर इसलिए इसमें द का यूज होता है। पजेसिव एडजेक्टिव के अलावा जो पजेसिव नाउन होता है ना,
पजेसिव नाउन, आप पूछेंगे पजेसिव नाउन कौन सा होता है, तो पजेसिव नाउन जैसे कि एमीज कार, आपने सुना होगा एमी की कार, ठीक है ना, कटरीनाज फैन, तो ये सब क्या हो गया, ये पजेसिव नाउन हो गया। ओके, तो ये पजेसिव नाउन है, इसमें भी द का यूज नहीं होगा। जैसे दिस इज एमीज बेस्ट कार, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ आ रही है, इसमें वो माई लगा हुआ है, इसमें एमी लगा हुआ है, मात्र इतना ही अंतर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एमीज़ की बेस्ट कार है, मतलब एमी की ये बेस्ट कार है और ये मेरी बेस्ट कार है, यही तो है ना। मतलब कि ये पूरे जो वर्ल्ड है उसमें कहीं सुपीरियर नहीं है, पूरी जो चीज़ ऑल थिंग्स है उसमें सुपीरियर नहीं है। तो आपको इस बात को समझने का थोड़ा प्रयास करना होगा, ठीक है। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं अपने। अगला जो अपना यूज है वह अगला यूज है कि द का यूज कंपैरेटिव डिग्री के पहले होता है, लेकिन 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 ओनली वन कंडीशन, कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी यूज होता है, लेकिन ओनली वन कंडीशन वो यह है कि ऑफ द टू आना चाहिए, ऑफ द टू आना चाहिए। अब कह रहा हूँ, आप कहोगे भाई यार आप तो अभी कह रहे थे सुपरलेटिव के पहले प्रयोग होता है और किसी के पहले नहीं प्रयोग होता है, लेकिन कंपैरेटिव के भी पहले प्रयोग होता है जब ऑफ द टू हो। मतलब कंपैरिजन जब अपन लोग करते हैं तो दो लोगों में करते हैं। अब दो लोगों में जब अपन ने कंपैरिजन किया तो अपन कहेंगे, जैसे मान लो एक पेन है अल्कोज की मेरे पास और एक पेन है जो दूसरी पेन है वो है लग्जर की। अब मैं इन दोनों पेन में कंपैरिजन करके कहूँ कि द लग्जर पेन इज बेटर ऑफ द टू पेन, मतलब दो पेनों में जो लग्जर पेन है वो ठीक है। दो बॉयज़ हैं, वो टॉलर हैं, एक छोटा है, एक टॉल है एक छोटा है, तो मैं उसके कहूँ ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, मतलब यह जो है ना वो उन दोनों बॉय में टॉलर है। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आप जब भी कंपैरिजन करेंगे तो उन चीज़ों में सुपरलेटिव की फीलिंग आनी चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा था कि एमीज़ बेस्ट कार, मतलब ये एमी की बेस्ट कार है, एमी से ही कंपैरिजन किया जा रहा है, तो अपने में कंपैरिजन करने से वो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है एमीज़ बेस्ट कार है ये, मतलब कि ये दुनिया में कोई सुपीरियरिटी की फीलिंग नहीं दे रहा है, जबकि दो चीज़ों में ये सुपीरियरिटी की फीलिंग दे रहा है कि उन दोनों में ये सुपीरियर है। जब भी सुपीरियर वाली बात आएगी तब आपको इसका प्रयोग करना होगा, ओके ना। तो एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ही इज़ टॉलर ऑफ द टू बॉयज़, ओके। अब इसके बाद अगला यूज जो वो इसी में कंपैरेटिव डिग्री में एक और यूज होने वाला है, वो है कंपैरेटिव डिग्री में जब पैरेलल कंस्ट्रक्शंस की बात आए, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हो, जैसे कि द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, जितना गहरा कुआं होगा उतना ही गहरा उतना ही ठंडा पानी होगा, समझ रहे हैं आप। मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हो और उससे बात की जा रही हो उसके बारे में, तो आप लोग इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, किसका, कंपैरेटिव वो द का प्रयोग कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री के पैरेलल कंस्ट्रक्शन के साथ भी द का इस्तेमाल किया जाता है, ओके। एक एग्जांपल लिख देते हैं, द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, ओके। द डीपर द वेल द कूलर द वाटर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है लिटल, अ लिटल एंड द लिटल। अब सबसे पहले अपन लोग लिटल की बात करते हैं। तो लिटल का यूज कहाँ पर होगा, सुनिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। सबसे पहले जब मैं अपने घर पे आया तो मैं घर पे पहुँच के देखा कि एक बोतल रखी हुई है। मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी। तो मैं घर पे पहुँचा, मैंने सोचा यार घर पे पानी तो रखा होगा एटलीस्ट मेरे लिए पीने को। तो मैं आया तो बोतल में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था,
मीन्स ना के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा। तो मैंने उसको बोतल को उठाया और पानी देखा तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने देखा यार इतना कम पानी, मतलब घर में कोई इज्जत ही नहीं है यार, पानी भी नहीं है पीने के लिए, क्या करूँ मैं? इसी चुल्लू भर पानी में डूब मर जाऊँ क्या? मतलब थोड़ा सा पानी है बिल्कुल, अब इसका क्या करूँ मैं? पी लूँ या फिर नहा लूँ इससे? तो मतलब कहने का मतलब ये है, इट इज़ अ जोक, तो आप समझिए। तो इसका जब भी यूज होगा लिटल का, उसमें का यूज तब होगा जब निगेटिव सेंस आएगा। लिटल का यूज तब होगा जब निगेटिव सेंस आएगा, ध्यान रखिएगा। लिटल का यूज तब होगा जब निगेटिव सेंस में बात करूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ बिल्कुल उससे, बहुत लिटल पानी है। अब दूसरी कंडीशन सुनिए। दूसरी कंडीशन ये है आ लिटल के लिए। आ लिटल के लिए कंडीशंस क्या है? मैं घर पे आया, थोड़ा सा पानी था, लेकिन मैंने देखा पानी, मैंने कहा चल ठीक है यार, मेरी प्यास तो थोड़ी थोड़ी बुझ जाएगी। तो ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, मेरी प्यास थोड़ी सी बुझ जाएगी, मैं मतलब उससे सेटिस्फाइड हो चुका हूँ। ओके, तो इसका यूज पॉजिटिव के सेंस में होगा। तीसरा द लिटल। अब द लिटल का यूज होता था। द लिटल का दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे कि मैं आया यहाँ पे, ठीक है, मैंने पूरा पानी पी लिया और उसके बाद में मेरा मन भरा भी और नहीं भरा, दोनों के लिए इसका यूज हो सकता है, बस स्पेशल कंडीशंस रहती हैं। जैसे कि मैंने रुपए के बारे में बात करूं तो ही गेव मी लिटल मनी ही हैड, मतलब उसके पास जितना था वो उसने पूरा दे दिया, इस सेंस में अगर यूज होगा। जैसे मान लो मेरे पास मैं गया, मैंने कहा मेरे को रुपए की ज़रूरत है, मैंने भाई से कहा भाई मुझे रुपए की ज़रूरत है, तो भाई ने जगह पास जितना भी था उतना दे दिया उसने। हालांकि मेरी कमी पूरी नहीं हुई, मेरे को जितना ज़रूरत था उतना कमी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसने अपना पूरा एफर्ट डाल के दे दिया। तो मेरे को जितना भी था थोड़ा है, जो कुछ भी है वो सब कुछ दे दिया, उस सेंस में द लिटल का यूज होगा। जैसे कि मैं घर पे आया, मैंने पानी मांगा, मुझे पानी मिला तो पर थोड़ा मिला, जो कुछ भी था उसने ना पीते हुए मुझे पूरा दे दिया। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा, तो आप इसको याद रखिए। ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंसों में यूज होता है। नोट्स को मैं नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स मैं उसी पे प्लेस कर दूंगा। अगला कल अपना जो वो चलने वाला है वो चलेगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। आज जैसे कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइए।